the person who outsmart the most dangerous agency, CIA. 1545 hours, India conducted 3 underground nuclear tests of Pokhran range. ग्वालियर का एक छोटा सा लड़का जिसकी वजह से आज इंडिया को कोई आंख दिखा के नहीं देख सकता, पर कैसे? और जो भी मैं ये बातें बोल रहा हूँ या तो वो उनकी बायोग्राफी में है, या तो उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज में है, या तो उनके गवर्नमेंट पेपर्स जो भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिश की हैं उसमें है। और इनके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप इसमें खुद भी पढ़ सकते हैं। जब अटल 14 साल के थे तब वो अपने पिता कृष्णा वाजपेयी से आरएसएस ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं, लेकिन उनके पिता आरएसएस के सख्त खिलाफ थे। उनको लगता था कि इसकी आइडियोलॉजीज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, इसीलिए वो अटल को मना कर देते हैं। लेकिन अटल इतने ज़्यादा आरएसएस के लिए प्रेमी थे कि वे अपने पिता की परमिशन ना मिलने पर भी वो आरएसएस ज्वाइन। अटल आरएसएस की आइडियोलॉजीज से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा कि आरएसएस इज माय सोल। अटल जी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें राइटिंग इतना ज़्यादा पसंद था कि वो खाना खाना भूल जाते थे और राइटिंग का ही काम करा करते थे। अटल के इस काम को देखकर आरएसएस उन्हें पंचाजन्य मैगजीन का भी एडिटर बना देता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे अटल जी का पूरा फ्यूचर बदल जाता है। गांधी जी का असैसिनेशन, पूरे देश का गुस्सा 7वें आसमान पे था और नाथूराम गोडसे को आरएसएस से लिंक बताया जा रहा था, जिसकी वजह से आरएसएस को उस समय टेम्परेरी बैन करना पड़ा। आरएसएस की मैगजीन, न्यूज़पेपर सारों को बंद कर दिया गया और इसकी वजह से अटल जी भी 1950 में लखनऊ चले गए। फिर यहाँ से शुरू होती है उनकी एक नई लाइफ। अटल अपनी पहली मैगजीन के समय दीनदयाल उपाध्याय जी से मिले थे। वो भी आरएसएस में थे और वो उनके साथ थे और अटल दीनदयाल जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी। साथ ही में दीनदयाल जी अटल जी के काम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी थे, क्योंकि उनका राइटिंग स्टाइल और उनकी स्पीकिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी। अटल जी लखनऊ में ऐसे ही कुछ काम किया करते थे, लेकिन जब साल आता है 1951 और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस के सपोर्ट से जनसंघ का गठन करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत ज्यादा क्लोज थे। दीनदयाल जी अटल के राइटिंग काम से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि वो अटल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी मिलवाते हैं। अटल जनसंघ के पॉलिटिकल वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पार्टी के 2 साल बाद ही प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो जाती है। इसके बाद पार्टी की पूरी कमान दीनदयाल उपाध्याय जी के पास आ जाती है। दीनदयाल जी पार्टी को इलेक्शन में उतारना चाहते थे, लेकिन जनरल इलेक्शन इतनी दूर थे कि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं और उसी साल लोकसभा लखनऊ की सीट खाली हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे नेहरू की बेटी विजय लक्ष्मी पंडित थी और उनको वहाँ से हटाकर यूएन इंडिया एम्बेसडर बना दिया जाता है। लखनऊ की सीट वहाँ खाली हो गई थी तो वहाँ बाईपास इलेक्शन होने थे। इसी अपॉर्चुनिटी को दीनदयाल जी ने देखा और अटल को वहाँ उतारा, लेकिन अटल वहाँ इतनी बुरी तरह से हारते हैं कि पूरे जनसंघ का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन जनसंघ हार नहीं मानती है और फिर साल आता है 1957। लोकसभा इलेक्शन थे और इस बार जनसंघ अटल को 3 जगह से खड़ी करती है ताकि वो हार ना सके, लखनऊ, मथुरा, बालमपुर। लेकिन इस बार भी अटल मथुरा और लखनऊ से बहुत बुरी तरह हारते हैं, लेकिन वो बालमपुर से इस बार जीत जाते हैं और यहाँ से उनकी एंट्री होती है पार्लियामेंट में। जनसंघ बहुत छोटी पार्टी थी और पार्लियामेंट में कांग्रेस की मेजोरिटी थी, तो जनसंघ को बोलने का टाइम भी नहीं दिया जाता। लेकिन अटल जी की स्पीकिंग स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो उसी समय में वहाँ बहस भी कर लेते थे और अपनी बात भी रख लेते थे। अटल नेहरू से पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा बहस करते थे। अगर कभी पार्लियामेंट के बाहर मिल जाए तो हरदम उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। नेहरू भी अटल को पार्लियामेंट में तो बहस करते थे, लेकिन हरदम कभी भी किसी भी वर्ल्ड लीडर से बात करते थे तो हरदम अटल को फ्यूचर पीएम बताते थे। उसी तरफ अटल भी नेहरू को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, लेकिन कभी पार्लियामेंट में बहस करने से रुकते नहीं थे। ऐसे ही कुछ सालों तक अटल जनसंघ की तरफ से एमपी बने होते हैं और पार्लियामेंट में अपनी बात रखते रहते हैं। लेकिन फिर साल आता है 1975।
इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की वजह से सारे अपोजिशन वालों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अटल भी उनके साथ अरेस्ट हो जाते हैं और अटल की वहाँ पे बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन इमरजेंसी की वजह से सारे अपोजिशन पार्टी, चाहे उनकी आइडियोलॉजी सेम हो या ना हो, वो एक कोलिशन बनाती है जिसका नाम जनता पार्टी रखा जाता है और वो अगले जनरल इलेक्शन में पार्ट लेती है। अब आता है इलेक्शन। सारे लोगों की धड़कनें धक धक कर रही और पता नहीं किसको मेजॉरिटी मिल जाती, इसका भी डर था। लेकिन फिर होता है एक चमत्कार, फिर होता है इलेक्शन का दिन। इस बार सबसे पहली बार कांग्रेस को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी पावर में आती है और वो है जनता पार्टी। कांग्रेस की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि इंदिरा गांधी खुद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं जीत पाती। जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और अटल को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिया जाता है। इन आरएसएस एक कबाब में हड्डी बन गई। पूरे देश में चर्चा होने लगी कि अगर कोई पार्टी में आरएसएस के भी मेंबर हैं तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकते। इतना प्रेशर हुआ कि जनता पार्टी ने एक रूल पास कर दिया कि अगर कोई भी मिनिस्टर आरएसएस का मेंबर होगा तो वो पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकता। डिसीजन ने पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स को बदल दिया। इसकी वजह से पार्टी के मेंबरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और कोलिशन टूट जाता है। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट चकनाचूर हो जाती है और इस एक रूल की वजह से 1980 में इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी का गठन होता है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जनसंघ के बड़े बड़े मेंबर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में मिलते हैं और वहीं एक नई पार्टी बीजेपी का गठन कर देते हैं और बीजेपी को इलेक्शन में उतारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा देश हिल जाता है। इलेक्शन के 2 महीने पहले 31 अक्टूबर को सुबह के 9:30 बजे के करीब इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने उन्हें गोली मार दी। पूरे देश में हाहाकार हो जाता है। इससे अगला इलेक्शन पूरा बदल जाता है। इसकी वजह से कांग्रेस को इतनी ज्यादा सिंपैथी मिलती है कि वो अगले इलेक्शन में 414 सीट पाती, वहीं बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिलती है। और इस हार से बीजेपी ये तो समझ जाती है कि यहाँ जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए बीजेपी एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करती है जिससे पूरी पॉलिटिक्स हिल जाती है। इलेक्शन में हार के कारण अटल जी को बीजेपी के प्रेसिडेंट से हटा दिया जाता है और नए प्रेसिडेंट आडवाणी जी को बीजेपी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इस समय राम मंदिर का मुद्दा इतना ज्यादा गर्म था कि इसको अपॉर्चुनिटी देखकर आडवाणी जी ने बीजेपी का सपोर्ट राम मंदिर के पक्ष में कर। बीजेपी जगह जगह रैलियों में राम मंदिर की ही बातें करती थी। और फिर साल आता है 1989, लोकसभा इलेक्शन होते हैं और बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में फैलाती है। इसकी वजह से पूरे हिंदू समाज का सपोर्ट बीजेपी को जाता है। बीजेपी को 86 लोकसभा सीटें मिलती हैं और इनके ही कोलिशन की वजह से वीपी सिंह की सरकार बनती है। आप जरूर ये याद रखना कि इनके कोलिशन से और इनकी साझेदारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बीजेपी की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा थी वीपी सिंह की गवर्नमेंट में कि अगर बीजेपी हाथ उठा दे तो पूरी सरकार ढह जाएगी। बीजेपी को सीट काफ़ी मिल गई थी और इस सरकार भी चल रही थी। लेकिन तभी आडवाणी एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। आडवाणी राम मंदिर मूवमेंट पे एक और हथौड़ा मारते हैं, रथ यात्रा। आडवाणी राम मंदिर के मूवमेंट के लिए रथ यात्रा करते हैं और रथ यात्रा गुजरात से होकर यूपी अयोध्या तक जाती थी। 25 सितंबर को रथ यात्रा स्टार्ट होती है और ये रथ यात्रा को 30 अक्टूबर तक अयोध्या पहुंचना था। लेकिन होना तो कुछ और ही था। पहुंचना तो अयोध्या था, लेकिन जब ये रैली बिहार पहुंचती है तो लालू यादव आडवाणी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते। आडवाणी 23 अक्टूबर को ही अरेस्ट हो जाते हैं। पूरा इंडिया हिल जाता है आडवाणी की अरेस्ट से। इंडिया में स्पेशली यूपी बिहार में कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। 10 नवंबर को बीजेपी वीपी सिंह की गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट हटा लेती है और उसी समय वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिर जाती है। और वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिर जाती है, इस कारण वजह से जनरल इलेक्शन दोबारा होते हैं और इस बार बीजेपी को 120 सीट मिलती है, जो पिछली बार 85 से बहुत ज्यादा थी। वहीं कांग्रेस को 232 सीट मिलती है और जिन लालू यादव ने आडवाणी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था
उनकी पार्टी की सीटें और भी कम हो जाती हैं। उनको उस समय 53 सीट मिलती है। बीजेपी को 120 सीट मिली थी, लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं आ सकते थे, इसीलिए वहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट बनती है। वो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी तो नहीं पा सकी, लेकिन यूपी के विधानसभा इलेक्शन में वो जीत जाती है और वहाँ का चीफ मिनिस्टर बीजेपी की तरफ से बनता है। कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर आती है डेट 6 दिसंबर 1992। गीता जयंती थी और बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी को बाबरी मस्जिद में पहुंचना था, जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। लाल कृष्ण जी और बीजेपी लीडर 11 बजे बाबरी मस्जिद पहुंचते हैं और उसके बाद दोपहर में ही निकल जाते हैं, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद कुछ कर सेवक बैरिकेड तोड़ते हैं और ही देर में बाबरी मस्जिद को गिरा देते हैं। इसकी वजह से फिर पूरे इंडिया में कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो जाता है। यूपी, बिहार, दिल्ली, हर जगह कम्युनल वायलेंस चलता ही रहता है। अब ये मुद्दा इतना ज़्यादा हो गया था कि अब अगले इलेक्शन में और ही होना था। अब 1996 के जनरल इलेक्शन में अटल जी को प्राइम मिनिस्टर के लिए उतारा जाता है। यूपी का इलेक्शन कैंपेन बहुत जोर शोर से स्टार्ट हो जाता है और इस बार बीजेपी को 161 सीट मिलती हैं और वहीं कांग्रेस को 140 सीट मिलती हैं। मेजोरिटी बनाने के लिए दोनों पार्टी के पास फुल सीट नहीं थी। इसके कारण कोalition गवर्नमेंट तो बननी ही थी, लेकिन कोalition गवर्नमेंट बनने तक बीजेपी को पावर दे दी जाती है और उस समय अटल जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन उसके 13 दिन बाद ही कांग्रेस एक नई कोalition गवर्नमेंट बना लेती है और मेजोरिटी में आ जाती है। अटल जी अपनी सबसे आइकॉनिक स्पीच देकर सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और जून 1996 में कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट बन जाती है। कांग्रेस की गवर्नमेंट बन तो जाती है, लेकिन वो बहुत दिन नहीं चलती है। अप्रैल 1997 को कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट फिर से गिर जाती है, लेकिन कांग्रेस फिर से एक नई कोalition बना लेती है और पावर में आ जाती है। वो भी कोalition कुछ महीनों में गिर जाता है और अप्रैल 1998 में फिर से जनरल इलेक्शन होते हैं और फिर से बीजेपी अटल को ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खड़ा करती है और इस बार बीजेपी को 182 सीटें मिलती हैं। इस बार बीजेपी कोalition गवर्नमेंट भी बना लेती है और 19 मार्च 1998 से बीजेपी की गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है और अटल जी उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अरे देश न्यूक्लियर कैपेबल था, लेकिन उसका टेस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वेस्टर्न प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हमारी सरकारें उसको कर ही नहीं पाती थी। लेकिन 11 मई को अटल जी पोखरण को हरी झंडी दे देते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल होता है और इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है। Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests. इसकी वजह से पूरे वेस्टर्न लॉबी का मुंह लाल हो जाता है। न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से यूएस सैंक्शन इम्पोज कर देता है, ह्यूमैनिटेरियन एड कैंसिल कर देता है और सारे डिफेंस डील, ट्रेड डील को कैंसिल कर देता है। इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन तब भी अटल जी खड़े रहते हैं और बिल्कुल इससे डरते नहीं हैं। अटल बाहर के प्रेशर को तो संभाल लेते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाते हैं। अटल की कोalition सिर्फ एक वोट से टूट जाता है और 13 महीने में ही सरकार गिर जाती है। अटल जी सिर्फ एक वोट से उनकी सरकार गिरने की वजह से रोते हुए पार्लियामेंट से बाहर जाते हैं और अपने दोस्त के सामने जाके कहते हैं, हम सिर्फ एक वोट से हारे, सिर्फ एक वोट से। लेकिन अभी अटल रुके नहीं थे। की सरकार गिरने के बाद फिर से जनरल इलेक्शन होते हैं और इस बार बीजेपी अलायंस को 303 सीट मिलती हैं और फिर से प्राइम मिनिस्टर अटल बन जाते हैं और उनके काफ़ी सारे मोटो स्टार्ट हो जाते हैं। उनका पहला मोटो था कि पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन करना, क्योंकि उनका मानना था कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, और न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से
उनके रिश्ते पाकिस्तान से बहुत बुरे हो गए थे और इसीलिए फरवरी 1999 में वो अपना पहला टूर पाकिस्तान के लिए जाते हैं। वहीं जाकर लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन करते हैं। धीरे धीरे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो रहे थे, लेकिन फिर होता है कारगिल वॉर। फिर अटल जी अपना खूंखार रूप दिखाते हैं और आप इस वीडियो से ही समझ सकते हैं कितना खूंखार था वो। 1999 के जो मध्यरात्रि में पूरा भारत सो रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कॉल किया और कहा कि पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहे हैं कि हम भारत पर परमाणु आक्रमण करेंगे। तब लोहा जैसा सीना रखने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं 25% भारत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि पाकिस्तान कल तक का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। और उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और अटल जी भी अपने इस प्रोजेक्ट से अपना दिमाग हटा लेते हैं और दूसरे कार्यों में लग जाते हैं। इंडिया के डेवलपमेंट के कार्य में वो जुड़ जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज स्कीम, बहुत सारे स्कीम लाते हैं और उसकी वजह से उनको 2015 में भारत रत्न भी दिया जाता है। उस ग्वालियर के छोटे से लड़कों को क्या पता होगा कि ही विल बी बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, दीप नया था दीप।